जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आगे टेबल्स को, डिव को, ब्लॉक को, क्लासेस को, आईडी को जो बेसिक टैग हैं एचटीएमएल के अंदर यूज़ होते हैं। पिछले चीज़ें हमने देख ली थी। अभी तक 4 टास्क जो है वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब मज़ीद हम जो है वो कोर्स को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले जो टैग है वो हम फेविकॉन है एचटीएमएल का। ये दरअसल जब आप एक वेबसाइट का लिंक जब आप लगाते हैं, हमने वो सबसे पहले एक टैग देखा था, टाइटल का टैग देखा था, जिसमें हमने देखा था कि ये जो HTML फेविकॉन लिखा हुआ है, इधर आपने अगर कोई चीज़ अपनी लिखनी हो वेबसाइट की तो आप हेड के अंदर टाइटल के टैग से आप जो है वो उसका नाम आप चेंज कर सकते थे। मगर आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा कि वेबसाइट के साथ उस टाइटल के साथ एक पिक्चर भी शो हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वेबसाइट मैं इधर ओपन करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल चलें UOG की ही ओपन मैं करता हूँ। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि छोटा सा ये टैग आपको नज़र आ रहा है। ये दरअसल एक पिक्चर है जो ये लगी हुई है। तो इस पिक्चर को लगाने के वैसे तो आपने देखा होगा कि आप कोड करते हैं टाइटल, मगर पिक्चर साथ शो नहीं होती। तो अगर आपने पिक्चर साथ शो करवानी हो, एक मिनी सा आइकन वगैरह, तो उसके लिए आपको ये सिंपल लिंक का टैग जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो सिर्फ एक ओपनिंग टैग ही है, क्लोजिंग इसका टैग नहीं होता। और उसके अलावा आपने उसमें सिर्फ रिलेशन उसका बताना है कि उसकी टाइप क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने अब जाहिर सी बात है कि ये आइकन एज आइकन यूज़ होगा, तो इसलिए आपने उसको आइकन इधर लिखना है टाइप, क्योंकि लिंक तो वैसे भी यूज़ होता है। और इसकी टाइप आपने इमेज, और कौन सी इमेज है आगे उसने आप बता देना। वैसे तो ये आजकल के ब्राउज़र तो सपोर्ट करते हैं, आप ये ना भी लिखें तो फिर भी ये इमेज जो है वो शो हो जाएगी। तो अगर कुछ ब्राउज़र सारे ब्राउज़र पे चलाने के लिए जो पुराने ब्राउज़र लोग यूज़ करते हैं, तो उनके लिए फिर हम ये टाइप जो है वो लिखते हैं। उसके अलावा इधर उसका एड्रेस दे देना। वैसे तो ये ऑफलाइन एड्रेस है यूज़ हुआ हुआ, इसका मतलब ये है कि इमेज का फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये पिक्चर जो है वो पड़ी हुई है। जब आप 4th टास्क करेंगे तो इसमें मज़ीद आपको इन चीज़ों का जो है वो पता चल जाएगा। मैंने बड़े आपको डिटेल से समझाया कि CSS के 3 तरीके हैं, जिसमें एक ऑनलाइन लिंक का भी मैंने आपको एक तरीका बताया था उसके अंदर। तो ये लिंक काफ़ी तरह के होते हैं। एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL का भी क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है, जब वो आप करेंगे तो आपको मज़ीद बेहतर इसकी समझ आ जाएगी। तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो HTML के अंदर समझ लें कि एक रीढ़ की हड्डी है, वो ये HTML का टैग है। ये टेबल का टैग है, जिसमें आप किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर आपने टेबल बनाना हो, अब जब पुरानी वेबसाइट्स आप देखते हैं ना, बिल्कुल जो ओल्ड वेबसाइट्स है, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर बनता ही टेबल के ऊपर था। मतलब कि हेडर बनाना है तो वो एक बड़ा सा, मतलब कि उसका एक बना हुआ है सेक्शन, फिर उसके अंदर साइड बार्स भी टेबल, वो एज अ टेबल ही ट्रीट होता था। मगर जैसे जैसे डिव आती गई, डिव का इस्तेमाल बढ़ता गया, तो फिर हमें जो है वो अब सारा काम ही डिव के ऊपर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वेबसाइट आप ओपन करें, तो मैंने आपको ये तरीका बताया था कि लाइव वेबसाइट का कोड आपने किस तरह जो है वो शो करवाना है। तो इंस्पेक्ट के ऊपर आप जाएंगे तो ये सारा आप ये देखें यूज़ ही डिव हुई है, किधर किसी कहीं पे भी आपको टेबल जो है वो नज़र नहीं आएगा, या टेबल आपको सिर्फ उधर नज़र आएगा जिधर आपका, या आपने कोई डेटा शो करवाना है, या आपने कह लें कि रिज़ल्ट शो करवाना है किसी चीज़ का, तो उधर हम टेबल का यूज़ करते हैं। तो वैसे तो अब स्ट्रक्चर के लिए और लेआउट के लिए जो बेसिक मतलब कि HTML का मकसद ये है कि स्ट्रक्चर या लेआउट आप बनाएं, तो उसके लिए टेबल पहले यूज़ होता था, मगर अब जो है वो डिव यूज़ होती है। तो इसको हम मज़ीद देखेंगे कि टेबल और डिव में फ़र्क क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा अभी थोड़ी देर पहले, ये आपने खुद देना है, तो फिर इसका जवाब मैं एंड पे भी दूंगा। तो सबसे पहले जी हम टेबल्स के ऊपर चलते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब कि इसमें एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि समझने में जो है वो ज़रा मुश्किल आती है। तो सबसे पहले तो हम इधर आते हैं टेबल के टैग के अंदर। सबसे पहले अगर हमने कोई भी टेबल बनाना है तो हमने जो है वो टेबल का मेन टैग है, ये आप देख सकते हैं, ये टेबल का ओपनिंग टैग है, और ये नीचे हिसाब से जिधर टेबल को एंड करना है उधर क्लोजिंग टैग है। अब उसके अंदर ये जो TR और TD है, इसका जो है ना सबसे मेन बंदे कंफ्यूज होते हैं, यार ये TR किधर आएगा, TD किधर आएगा।
बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। टी आर का मतलब है टेबल की रो और टी डी का मतलब है टेबल का डेटा। मतलब कि अगर आपने उस रो के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है तो आपने टी डी का इस्तेमाल करना है। अगर आपने, अब ये कॉलम वाइज टेबल नहीं चलता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस सब को काट दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जो है वो कट करता हूँ। अब ये देखें, अब ये दरअसल दो रो हैं, ठीक है। कॉलम का इसमें कंसेप्ट है ही नहीं। मतलब कि आपने एक रो बनानी है तो रो बनाने के लिए आपने सिर्फ टी आर लिखना है, ठीक है। टी आर लिखेंगे तो वो एक रो बना देगा। इधर मैं ना नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ सिंपल। तो ये आप देखेंगे कि ये एक रो बन गई है जिसमें कंपनी, कंटैक्ट और कंट्री लिखा हुआ है। तो आपने डेटा ऐड करने के लिए आप जितने आप ये दरअसल टी एच का मतलब है हेडिंग। वैसे तो आपने इसको टी डी ही गिनना है। मतलब कि हेडिंग टी एच लिखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ बोल्ड कर देगा, बाकी सारी चीज़ें सेम वैसी ही रहेंगी। आपने कंफ्यूज इधर से बंदे पर टी एच क्या है और टी डी क्या है। ये टी एच सिर्फ एक इसलिए यूज़ होता है ताकि वो हमें सी एस एस ना करनी पड़े, खुद ही वो बोल्ड हो जाए। इसके लिए हम टी एच यूज़ करना है, जिसका मतलब है टेबल हेडिंग। अब ये टी डी आपने लिखी, अंदर मैंने उसका डेटा लिख दिया कंपनी। इधर इधर तो मैंने कॉलम की फॉर्म में लिखा है, मगर ये गिना जो है वो रो की फॉर्म में ही जाएगा। ये कन्फ्यूज़न है सारी। ये कन्फ्यूजन जब दूर होगी, फॉर एग्जांपल ये दरअसल ऐसे शो होता है, मगर जब कोड हम करते हैं तो कोड में हम कॉलम में गिनते हैं तो कन्फ्यूजन इधर आ जाती है कि यार इधर तो मैंने कॉलम में लिखा है तो उधर रो में किस तरह, जब ज़्यादा डेटा होता है तो उधर कन्फ्यूजन हो जाती है। अब ये देखें, अब ये ठीक है। मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन करते हुए मैं वैसे इसी तरह ही करता हूँ कोड कन्फ्यूजन से बचने के लिए। तो आपने ये देख लेना। अब जितने हम मैं टी आर अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक और चीज़ ऐड करनी है इसमें, तो मैं सिंपल एक और टी डी जो अब इसमें ऐड कर दूँगा। इधर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एड्रेस का जो है वो एक खाना कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि इसमें वो ऐड हो चुका है। अब इसमें मैं एक और टी आर ऐड करता हूँ। अब उसी तरतीब के साथ, जिस तरतीब से आपने ऊपर जो डेटा ऐड किया है, उसी तरतीब के साथ आपने अब इसमें अपना डेटा ऐड कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी कोई भी मैं लिख देता हूँ। अब कंटैक्ट के नीचे सेम कंटैक्ट आ जाएगा। इसी तरह कंट्री के नीचे कंट्री। कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब जिधर जिधर आपने डेटा ऐड किया उसी के नीचे वो डेटा ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि उसके नीचे ये ऐड हो चुका है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं हेडिंग बनाना था, सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है हेडिंग होती है, तो इसलिए मैं सबसे पहले टी एच को यूज़ कर लूँगा, उसके बाद जो है वो सारा टी डी को यूज़ कर लूँगा। अब इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। ये जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे ये आपको याद होता जाएगा। फिर हम इसकी सी एस एस को भी देखते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल सी एस एस के बगैर बिल्कुल आप सिंपल फार्मेट में ये आपको नज़र आएगा। अब ये थोड़ा सा ठीक है। अब हम चलते हैं, ये तो हमने देख लिया HTML के अंदर हम टेबल के अंदर डेटा हम कैसे ऐड करते हैं और कॉलम और रो कैसे बनती हैं। इसमें कॉलम वाला कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है, इसमें रो वाला ही सिर्फ कंसेप्ट है, जिसके लिए हम टी आर यूज़ करते हैं। रो बनाने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक और रो बनानी है तो मैं सिर्फ टी आर यूज़ कर लूँगा। अगर मैंने उसके अंदर डेटा ऐड करना है तो मैं उसके लिए टी डी का टैग यूज़ करूँगा, जिसको हम टेबल डेफिनेशन भी कहते हैं। अब हम चलते हैं CSS की तरफ। CSS में सिंपल उसने, अब ये CSS जो यूज़ हुई है ये इंटरनल CSS है। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि पुराना लेक्चर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आपको अगले लेक्चर की समझ आएगी।
ये सबसे पहले इंटरनल CSS है जिसमें फॉन्ट फैमिली का मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ की, जिसमें मैंने जो फॉन्ट फैमिली क्या रखनी है वो मैंने इसमें जो है वो डिफ़ाइन कर दी। फिर बॉर्डर कोलैप्स, ये एक नई प्रॉपर्टी है। वैसे तो अगर आप ये बनाएंगे ना, इस प्रॉपर्टी को अगर मैं ख़त्म करता हूँ, ये CSS की प्रॉपर्टी है। अब ये इसके अंदर आपको स्पेस नज़र आएगी। दरअसल ये एक बॉक्सेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अब नीचे मैं कोड को देखो ना, अब ये TR क्या है, एक बॉक्स है। ये जिस तरह आप कंपनी है ना, ये पूरा एक लंबा सा बॉक्स, उसके अंदर 4 मैंने जो वो डेटा मैंने डाल दिए। तो ये दरअसल एक बॉक्स है और जिसको हमने एक प्रॉपर्टी के ज़रिए कोलैप्स किया हुआ ताकि हमें टेबल बॉक्सेस की तरह नज़र ना आए, हमें टेबल के फॉर्म में नज़र आए। तो बॉर्डर कोलैप्स एक प्रॉपर्टी है, अगर उसको आप जो है वो उसकी वैल्यू आप कोलैप्स ही देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारे, अब ये देखें अब उसने आपस में इन सब को जोड़ दिया। उसके बाद विड्थ इसकी 100% मैंने रखी है। अब ये जिधर जिधर भी टेबल का टैग यूज़ होगा उधर उधर ये सारी CSS ऑटोमेटिकली जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इधर एक और भी अगर टेबल का टैग यूज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक और टेबल मैंने क्रिएट करना है, इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये दरअसल एक और टेबल है। ठीक है, ये BR का टैग भी मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। जितने BR में लगाता जाऊंगा उस हिसाब से वो लाइंस को जो है वो ब्रेक करता जाएगा। और अगर मैंने फॉर एग्जांपल कंपनी है, कॉन्टैक्ट है, उन दोनों के दरमियान स्पेस देनी है तो उसके लिए ये वाला टैग भी यूज़ होता है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं, ये दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक और टेबल बन गया, मगर मुझे CSS उसकी लिखनी नहीं पड़ी क्योंकि मैंने अगर मैंने फॉर एग्जांपल सिर्फ एक खास, अब 2 टेबल हैं, मैंने सिर्फ एक ही टेबल के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है CSS, दूसरे के ऊपर नहीं करनी, तो उसके लिए आपको सीधी सी बात है आप इनलाइन CSS जो है वो यूज़ कर लेंगे या फिर आप ID या क्लास का इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरी नहीं कि इनलाइन CSS से ही हो, वो एक लंबा तरीका है, मगर आप ID या क्लास CSS के अंदर यूज़ करके भी आप इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कर सकते हैं। हम CSS में सिलेक्टर्स यूज़ होते हैं एक ख़ास किस्म के, जिसमें आपने ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये CSS जो है वो किस टैग के ऊपर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और किस टैग के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो उसके अलावा उसके बाद हम चलते हैं TD/TH के ऊपर। इन दोनों का जो है वो टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट है, मतलब कि जो भी टेक्स्ट है वो बॉक्स के बिल्कुल लेफ़्ट पे शो हो। तो इधर आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। अब मैंने सेंटर किया तो ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर में शो होगा। अब ये पैडिंग, ये इधर से इसका साइज़ फासला ऊपर से, नीचे से और राइट से, ये सारा आपने फासला बढ़ाना है तो आपने सिंपल पैडिंग के वैल्यू को बढ़ा देना है। तो ये अब ये देख सकते हैं कि पूरा बॉक्स ही बड़ा हो गया। तो ये दरअसल ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं CSS के ज़रिए आप अपनी मर्ज़ी से आप सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। अब ये बड़ी मज़े की चीज़ है नीचे कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो, किस TR का चेंज हो, ये रो है दरअसल, किस TR का चेंज हो जो इवन में आती हैं। फॉर एग्जांपल इवन के ये 1 है, 2 है, 2 इवन नंबर है तो ये इवन का बैकग्राउंड कलर ये ग्रे हो गया। फॉर एग्जांपल इवन की जगह मैंने ऑड वाले चेंज करने हैं सिर्फ, तो मैं सिंपल इधर ऑड लिख दूँगा तो वो पहले वाला चेंज हो जाएगा, दूसरे वाला चेंज नहीं होगा। वैसे तो पहले वाला ही होना चाहिए था असूली तौर पे। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ये CSS हो गई, स्टाइल के टैग में हमने इम्प्लीमेंट किया है, और उसके अलावा और ये हेड के टैग में इम्प्लीमेंट किए हैं। अब हम आगे इनको देखेंगे ID और क्लासेस को कि किस तरह हम ID और क्लास को यूज़ करके भी हम CSS को यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली सिलेक्टर्स के अंदर ये ID या क्लास इस्तेमाल होती है, जिधर आपने सिर्फ एक ख़ास चीज़ पे ही CSS को इम्प्लीमेंट करना होता है, बाकी चीज़ों पे नहीं करना होता। तो अब मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा टेबल। अब हम अगले टैग की तरफ चलते हैं। अब ये इसमें टेबल्स के नीचे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें टेबल का स्टाइलिंग है, कॉलम स्पैन है, रो स्पैन है, पैडिंग, स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने से ही आपको आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको देखता हूँ, हाउ टू ऐड अ बॉर्डर, बॉर्डर को कैसे ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल सारी जो है ये प्रॉपर्टीज़ ही हैं जो हमने कुछ देख भी ली हैं। अब ये कोलैप्स की प्रॉपर्टी हमने देख ली है, स्टाइल चेंज किस तरह करना है, उसका बैकग्राउंड कलर, सिंपल ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अब राउंड
अब ये रेडियस की फॉर्म में बनाने के लिए यूज़ होती है प्रॉपर्टी, ये अक्सर आपने देखा होगा। तो इनको सिर्फ आपने ज़हन नशीन ही करना, सिर्फ याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसकी सिर्फ जितनी प्रैक्टिस आप करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका ये इसमें एक्सपीरियंस जो वो बढ़ता जाएगा। इस तरह का टेबल बनाना सिंपल, ये बॉर्डर रेडियस को आपने बढ़ा देना है। तो ये इस तरह का ऊपर जिस तरह आप टेबल देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज़ को ही सिर्फ आपने समझना, देखना। जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको वो समझ लगती जाएगी। अब ये बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी है, जिस तरह का भी टेबल आपने बनाना हो। अब ये डॉटेड का इसने लगाया है, तो ये डॉटेड के फॉर्म में सारा टेबल जो है वो बन गया। अब ये देख सकते हैं आप, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। उसके नीचे ये टेबल का मेन जो चीज़ थी ये मैंने आपको समझा दी है। अब हम लिस्ट की तरफ चलते हैं, और लिस्ट में दरअसल ये मेन्यू बनाने के लिए भी लिस्ट ही यूज़ होती है बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वेबसाइट मैंने डेमो वेबसाइट ओपन की हुई है, तो इसके अंदर ये जो आपको ऊपर मेन्यू नज़र आ रहा है ना, दरअसल ये एक लिस्ट ही है, ठीक है। उसका सिर्फ CSS के यूज़ करके हमने इसको एज अ रो यूज़ किया हुआ है। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम के अंदर आती है, तो अगर आपने इसको रो के अंदर यूज़ करना तो आप CSS के ज़रिए रो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये दरअसल मेन्यू जो है वो लिस्ट ही होती है, और ये आप लिस्ट के अंदर ये सारे सब मेन्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं मज़ीद इसको समझने के लिए। तो सिंपल इसका एक टैग यूज़ होता है। ये UL का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और O का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली 1 2 3 नंबर्स की फॉर्म में ऑर्डर्ड इसको लिख देगा, और अनऑर्डर्ड का मतलब है कि डॉटेड में शो हो। बगैर CSS के अगर आप UL से लिस्ट बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली डॉटेड आएगी, इस तरह जिस तरह ये अनऑर्डर्ड आप देख सकते हैं। और अगर ये आप ऑर्डर्ड में लिखेंगे तो ये 1 2 3 नंबरिंग इसकी ऑटोमेटिकली वो कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल UL का टैग ही दरअसल इस्तेमाल होता है, और ये इसके अंदर अगर आपने लिस्ट के अंदर चीज़ें बढ़ानी है तो उसके अंदर लिस्ट आइटम्स का टैग है। आपने सिर्फ एक CSS इम्प्लीमेंट करनी है तो ये कॉलम की जगह रो की फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह आप इसके अंदर डेटा जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये सारी प्रैक्टिस की बात है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा ही ये आपको समझ आती जाएगी इसकी। बाकी मेन चीज़ें तो यही थी कि इसका बस पता हो कि ये चीज़ है क्या। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट की एग्जांपल देखते हैं कौन सी हैं। जी, जब इस तरह आप टाइप 1 लिखेंगे तो ये इसकी आप टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ABC के फॉर्मेट में लिखना है तो टाइप इसका एट्रीब्यूट है। ये जो एट्रीब्यूट जो भी डिफाइन करेंगे उस हिसाब से ये लिस्ट को ऑर्डर्ड बना देगा। अपर केस लेटर लिखेंगे तो अपर केस में आ जाएगा, लोअर केस में लिखेंगे तो रोमन में लिखेंगे रोमन में, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब ये कंट्रोल भी आप कर सकते हैं कि किधर से इसको स्टार्ट करना है, किधर से इसको एंड करना है, ये भी आप इसमें बता सकते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आ सकती है। ये दरअसल मेन्यू, ये जो आपने टैग देखा है ना, ये फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर अगर, वैसे तो ये लिस्ट है, इसके अगर जैसे मैं इसको होवर करता हूँ तो ये नीचे नेस्टेड ये लिस्ट है, मतलब कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट जो है वो बनी हुई है, और ये उसके ऊपर CSS जो है वो इम्प्लीमेंट हुई है। फॉर एग्जांपल मैं इसके कोड को देखता हूँ, उसके बिल्कुल ऊपर जाके आपने इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है तो ये डायरेक्ट आपको उसी जगह कोड पे ले जाएगा। ये देख लें, ये लिस्ट आइटम्स, ये इसके अंदर क्लास उसने दरअसल यूज़ की हुई है, और ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो वैसे तो ये आपको मैंने बूटस्ट्रैप का भी थोड़ा सा पहले लेक्चर में ही सारा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। ये दरअसल लिस्ट ही यूज़ हुई है मेन्यू बनाने के लिए। इधर से आप डायरेक्ट ये देख सकते हैं, लिस्ट आइटम्स के ज़रिए उन्होंने सिर्फ लिस्ट के अंदर जो डेटा है वो उन्होंने ऐड किया हुआ है। तो जब आपको प्रैक्टिस के लिए पूरा लेआउट देंगे बनाने के लिए, तो उसमें भी आप मेन्यू बनाने के लिए लिस्ट को ही इस्तेमाल करेंगे। ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन के मेन्यू किस तरह बनाते हैं, तो आपने एक ही जवाब देना कि लिस्ट से के ज़रिए हम मेन्यू को बना सकते हैं, या डेटा को टेबल्स में अगर ऐड करना हो तो वो भी लिस्ट के ज़रिए हम ऐड कर सकते हैं।
तो अब हम आते हैं HTML ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स के ऊपर। इसके बाद फिर आपसे थोड़ा सा कुछ, अब ये सबसे मज़ेदार चीज़ है HTML के अंदर डिव। हर लेआउट, हर वेबसाइट में, हर किस्म के टेम्पलेट में, थीम में डिव जो है वो 80% यूज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल HTML के कोड में बाकी कोड 20% है और डिव का इस्तेमाल जो है वो 80% है। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि टेबल की इसमें आपको ज़रूरत ही नहीं रहती, कि बगैर टेबल को यूज़ किए आप सारा स्ट्रक्चर, सारा लेआउट, सारे डेटा को भी आप मैनेज कर सकते हैं। किस तरह मैनेज आप कर सकते हैं, अब ये देखें कि सिर्फ आपको एक डिव का टैग लगाना है सिर्फ। अब टैग लगाना तो ये ऑटोमेटिकली एक ब्लॉक बन जाएगा, जिसको हम ये, इसका नाम भी यही है कि ब्लॉक और इनलाइन। ये दरअसल एक, जिस तरह कोई भी हम ईंट देख लें, ईंट भी एक ब्लॉक ही है, ठीक है। जिस तरह हम ईंटों को जोड़ते जाते हैं एक लाइन के अंदर, एक घर बनाना होता है, पता है, आप देखते हैं कि मिस्त्री जो है वो जोड़ रहा होता है एक लाइन के अंदर। इसी तरह ही हम डिव्स को एक लाइन के अंदर जोड़ दें और उसी तरह ही हम पूरे घर का जो है वो नक्शा और स्ट्रक्चर तैयार कर लें, तो डिव हम बाद में कह सकते हैं कि यार ये ईंटें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसी तरह ही पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर डिव ही इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल इसका कोड अगर इकट्ठा आपने देखना ना इस वेबसाइट का कोड, तो ये नीचे सेकंड लाइन पे ये व्यू पेज सोर्स का आ रहा होगा ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जितना भी कोड इस वेबसाइट में हुआ है HTML का, वह सारा आपके पास जो है वो आ जाएगा। तो ये भी मैं तरीका बताऊंगा कि एक बनी हुई वेबसाइट को आप 10 मिनट के अंदर कॉपी किस तरह कर सकते हैं, बल्कि 10 मिनट भी ज़्यादा है, 2 मिनट के अंदर सारी के सारी वेबसाइट कॉपी करके अपने पास ऑफलाइन में उसको जिस तरह चेंज करना है वो चेंज करके आप बेशक अपना वो उसको यूज़ कर लें। तो ये भी तरीका हम चलें अगले लेक्चर में देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा प्रैक्टिकल करके कि किस तरह एक बनी हुई वेबसाइट को सेम टू सेम आप कॉपी करके ऑफलाइन किस तरह आप चला सकते हैं। उसके बाद अब ये देखें कि इसमें डिव कितना यूज़ होगा। अब ये तो स्टाइल का है, इसमें इंटरनल उसने CSS सारी इस्तेमाल की है। अब मैं आता हूँ ये हेड के सेक्शन के अंदर। अब ये देखें डिव डिव डिव, जिधर भी आप देखेंगे आपको डिव ही नज़र आएगा पूरे कोड के अंदर। ये उसने कमेंट किया हुआ है, इस कोड को वो नहीं चलाना चाह रहा। अब ये देख सकते हैं कि अब ये कोड देखते जाएं और डिव की तादाद देखें कि डिव कितना। ये दरअसल डिव को ही इस्तेमाल करके पूरी वेबसाइट इसने बनाई हुई है। ये देखें आप, टेबल आपको नज़र ही नहीं आएगा कहीं पे, अब यूज़ ही नहीं होता टेबल, मगर फिर भी डेटा को शो करवाने के लिए, डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए, कोई खास जगह पे अगर टेबल की ही फॉर्मेट में डेटा चाहिए तो उसके लिए फिर हम जो है वो टेबल को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आप देख लें सारा का सारा डिव का काम इसमें हुआ हुआ, ये जितना भी कोड है इस पेज का। डिव और बूटस्ट्रैप, ये दो चीज़ों के से पूरी की पूरी यूओजी की वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसकी आप कल मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे आपने सारा कॉपी करना है। डायरेक्ट इधर से ये नहीं है कि कॉपी करके वो फाइल में पेस्ट किया और कोड चला लिया, ऐसे नहीं होता। वो पूरा प्रॉपर एक मुनज़्ज़म तरीका है जिसको यूज़ करके आप इसको सारे को कॉपी करते हैं। अब हम आते हैं डिव की तरफ। अब इसको हम प्रैक्टिस कर रहे थे। अब आप देख सकते हैं कि ये डिव लगाया तो एक बॉक्स बन गया। अब इस डिव के नीचे एक और डिव लगाऊंगा, तो ये क्या होगा कि हेलो वर्ल्ड के नीचे एक और बॉक्स जो है वो बन जाएगा। अब ये जितने मैं डिव लगाता जाऊंगा उतने ये बॉक्सेस बनते जाएंगे। ना मुझे TR का पता, ना मुझे TD का पता, ना मुझे टेबल का पता, ना वो कॉलम और रो वाली झंझट। सीधा सीधा डिव को आप यूज़ करते जाएं तो वो जो है वो लगता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने 4 यूज़ किए हैं तो 4 ये मेरे पास रो बन गए। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है, जिधर हेलो वर्ड के आगे हेलो वर्ड मैंने लिखना, मतलब कि उसी डिव के अंदर डिव। तो अब इसी के अंदर ही, ये किसका माइक ऑन हो गया भाई, अब ये मैंने डिव के अंदर डिव लिखूंगा तो वो हेलो वर्ड के आगे हेलो वर्ड, दरअसल ये हुआ उसी के ही अंदर है, मगर इसकी प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन नहीं की थी तो वो उसके इसलिए वो एज अ कॉलम के नीचे वो ऐड हो गया। अब इसमें आगे हम मज़ीद इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। ये दरअसल एक ही डिव के अंदर 2 हैं। अगर इसको इधर मैं ब्रेक करता हूँ,
अब आप ये देख सकते हैं कि उसी डिव के अंदर ये दो चीज़ें ऐड हुई हैं। अगर मैं इधर ब्रेक लगाऊंगा तो वो एक डिव जो है वो नीचे से ब्रेक हो जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि उस डिव के अंदर अगर आपने डेटा ऐड करना है तो डिव के अंदर एक और डिव लगा दें, जिस तरह ये वेबसाइट के कोड में हुआ था ये सारी चीज़ें। अब हम नीचे चलते हैं इनलाइन एलिमेंट्स के ऊपर, जिसमें हम स्पैन का इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि आपने किसी एक ख़ास पैराग्राफ के अंदर किसी एक ख़ास वर्ड को जो है वो एक बॉक्स में लिखना है, तो उसके लिए हम स्पैन को यूज़ करते हैं, टैग को। वो दो डिव जो है वो ब्लॉक के अंदर आती है और स्पैन जो है वो इनलाइन के अंदर आती है। तो अगर मैं पूछूं कि डिफरेंस क्या है ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स का, तो आपने बताना है कि जो डिव है वो ब्लॉक बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, और जो स्पैन है वो पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर, पूरे के पूरे हेडिंग के अंदर वो किसी एक ख़ास जो है वो एलिमेंट को टारगेट करने के लिए जो है वो स्पैन यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये हेलो वर्ड को एक बॉक्स के अंदर करना था, एक पूरे पैराग्राफ के अंदर। अगर मैं डिव लगाता तो डिव ने क्या करना था, ये पूरे पैराग्राफ को ही बॉक्स में कर देना था। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें लगा के भी देखूं, इस पैन को मैं काटता हूं और डिव को मैं लगा के देखता हूं, ठीक है। अब इसमें मैंने डिव लगानी है, अब आप ये देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे इसने पैराग्राफ को ही बॉक्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। और उसके बाद आप ये, अगर आपने सिर्फ सिंपल इसको करना है, ये पी को बेशक काट दें आप, ये इसको मतलब कि बॉक्स के अंदर वो पैराग्राफ था इसलिए उसकी स्पेस ज़्यादा हो गई थी, तो ये आप डिव के अंदर ये पूरा। अगर आपने सिर्फ एक एलिमेंट को करना है तो उसके लिए फिर वो नीचे वाला तरीका है जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये जो इधर हेलो वर्ड लिखा हुआ तो सिर्फ वही ब्लॉक में आए, तो उसके लिए मैं जो है वो स्पैन को इस्तेमाल करूँगा। तो डिव को मज़ीद या नीचे चेक करते हैं, इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। ये भी बड़े मज़े की एग्जांपल है कि एक ही स्टाइल के अंदर आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को भी इकट्ठा भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अलग-अलग ही आप इसको डिफ़ाइन करें, एक ही स्टाइल के अंदर एक ही एट्रीब्यूट के अंदर आप सारी प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहली प्रॉपर्टी क्या थी, जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए ब्लैक, और जो कलर है वो क्या, और जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो जाए वाइट, और जो उसकी पैडिंग है जो आपस में फासला है वो क्या हो जाए 20 पिक्सल्स। अब ये दरअसल जो लेआउट बना हुआ है ना, ये दरअसल ये पीछे इसका जो वाइट कलर लगा हुआ है ये भी डिव के साथ लगा हुआ है। अब ये सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहे हैं डिव्स के। अब ये नीचे ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये भी दरअसल एक ये डिव पूरी होगी, उसके अंदर ये CSS इम्प्लीमेंट की हुई है। उसके बाद एक और डिव, उसका फिर उन्होंने CSS के ज़रिए उसको कॉलम की फॉर्म में लिखा हुआ है सारा इस तरह। ये जिस तरह आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उस तरह आपको ये मज़ीद जो है वो समझ आती जाएगी। तो इसको हम देख रहे थे। अब ये दरअसल मैंने ये, अगर मैंने हेड बनाना हो, हेड के पीछे मैंने ब्लैक कलर लगाना हो, तो इसके अंदर मैं लिस्ट का इस्तेमाल करके उसको रो की फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वो मेन्यू बन जाएगा। अगर मैंने इधर साइड बार बनानी है तो उसका मैं पोजीशन लेफ़्ट करके उसके अंदर लिस्ट में कॉलम्स के फॉर्म में ऐड करके वो साइड बार बन जाएगी। तो ये दरअसल डिव के ज़रिए हम पूरे का पूरा लेआउट जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद स्पैन के एलिमेंट को मज़ीद आप ने एक्सप्लोर करें, इसको देखेंगे किधर। वैसे बेसिक जो डेफिनेशन है वो तो मैंने आपको बता दी। फॉर एग्जांपल किसी एक ख़ास एलिमेंट के अंदर चीज़ों को टारगेट करने के लिए स्पैन का इस्तेमाल होता है, और पूरे के पूरे एलिमेंट को टारगेट करने के लिए डिव का इस्तेमाल होता है। आप ये देख सकते हैं कि डिफाइन अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। ब्लॉक लेवल मतलब कि पूरे के पूरे ब्लॉक को काम यही स्पैन भी सेम यही करता है, मगर ये इन लाइन के अंदर उस एक ख़ास
टैग के अंदर आपने किसी चीज़ को करना हो, तो जिस तरह CSS को हमने देखा क्या इंटरनल में वो सब के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता था और इन लाइन में वो सिर्फ एक ख़ास चीज़ के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होता था। तो अब मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि टेबल और डिव में फ़र्क क्या है। ये मैं, जिन्होंने तो पहले किया हुआ कोर्स उनको तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से बताया हुआ है जी। कोई किसी का जवाब आता है तो वो बताए अपना माइक ऑन करके। जो टेबल है वो डाटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कराने के लिए, मतलब स्पेसिफिकली वो उस चीज़ के लिए। लेकिन जो डिव है वो पूरा पेज का लेआउट क्रिएट करने के लिए, चीज़ों को मैनेज करने के लिए। नहीं तो जो काम हम लोग टेबल, जी जी बताएं। हम मतलब जब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं तो वो मतलब एक तरह से वो थोड़ा मैश क्रिएट हो जाता है। कहीं कहीं हम टेबल नहीं भी यूज़ कर सकते क्योंकि टेबल की प्रॉपर रोज हो जाती हैं और कॉलम्स हो जाते हैं। कॉलम्स तो है हम कभी नहीं लिखते, लेकिन रोज हो जाती हैं। और लेकिन जो डिव है उसके अंदर ये है कि आपने जो भी काम करना है आप उसको मतलब टेबल बनाने की आपको ज़रूरत नहीं, टेबुलर फॉर्म डाटा के करने की ज़रूरत नहीं है। आप पैराग्राफ भी लिख सकते हो उसके अंदर, आप उसका टेबल भी बना सकते हो, आप पैन भी यूज़ कर सकते हो उसके अंदर। तो div is much better than table। देखें इसमें कोई ख़ास फ़र्क जो है वो नहीं है। मतलब कि टेबल का काम जो है वो डिव भी करता है और डिव का काम जो है वो टेबल भी करता है। ऐसे हम बिल्कुल भी इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, मगर ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि जो डिव है वो टेबल की निस्बत जो है वो ज़्यादा इजी है। मगर जब हम बैकएंड की लैंग्वेज से जब हम PHP को, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल भी दिखाई थी सर्च इंजन की, जिसके अंदर मैं वो सर्च करता था तो वो टेबल वो डेटा जो है मेरे पास आता था। अगर वो मैं डेटा डिव के अंदर भी शो करवाना चाहूँ तो मैं करवा सकता हूँ, मगर उसके लिए बड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा, कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी, समझ नहीं आएगी। अब डिव होती है बिल्कुल सेम, जिसमें मुझे ये नहीं पता चलता यार इसका हेड क्या है, इसका डेटा किधर आ रहा है, सारी चीज़ें कैसे मैंने जो है वो डिफ़ाइन करनी है। तो ये सारा जो है ना वो झंझट पड़ जाती है। इसलिए हम जो है बैकएंड कोडिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल टेबल ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ये इसी तरह ही आप ये जो हेल्प है UOG का LMS है, इसके अंदर जो रिज़ल्ट डिस्प्ले हो रहा था उसके अंदर आप इंस्पेक्ट के टैग के अंदर जाके देखेंगे तो उधर डेटा शो करवाने के लिए टेबल ही आपको मिलेगा। मतलब कि वैसे तो डिव भी वो यूज़ कर सकते थे, मगर उन्होंने आसानी के लिए वो क्योंकि वो डेटा ने हर दफ़ा चेंज होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना लॉगिन करते हो, आपको वही टेबल के अंदर डेटा अपना नज़र आएगा। अगर आप कोई और बंदा उसमें लॉगिन करता है तो उसको अपना डेटा दूसरे फॉर्मेट में नज़र आएगा, मगर होगा टेबल ही। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका देखते हैं गूगल पे भी अगर सर्च करें तो देखते हैं कि वो क्या कहता है। इसकी कोई इमेज देख लेते हैं। अब ये देखें वही बात इसने की हुई है कि हार्ड टू मेंटेन है, सिर्फ आसानी के लिए हम जो है वो डिव का यूज़ कर लेते हैं। मगर कुछ कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो है वो मुश्किल पेश आ जाती है डेटा को डिस्प्ले करवाने में। आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, वैसे तो ये वेबसाइट के अंदर ये एक उसने साइड बार बना दिया और दरमियान में वो डेटा आ गया और नीचे लेफ़्ट बार बन गई है। ठीक है, उसने ये बताया कि टेबल लेआउट्स और डिव लेआउट्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। अब ये नीचे ये भी बेशक ये डिव में बना हुआ है। अच्छा, सबसे पहले जी हार्ड टू मेंटेन है, वो हमने डिस्कस कर लिया। गुड ओनली फॉर फिक्स्ड लेआउट। अब ये मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों फिक्स्ड लेआउट्स के लिए मतलब कि एक ख़ास किस्म का ही मतलब का लेआउट ने चेंज होना ही नहीं है। एक ही ऐसा लेआउट है जिसके अंदर आपने वो चीज़ें सारी डिफ़ाइन करनी है। जब हम कोऑर्डिनेटर की तरफ जाएंगे, लारावेल की तरफ जाएंगे, उधर आप देखेंगे कि डिव ही इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये वर्डप्रेस जो मैंने कोर्स पीछे करवाया हुआ है, अगर आप उसमें देखें तो उसके कोड के अंदर भी डिव ही इस्तेमाल होगा। क्यों इस्तेमाल होगा? क्योंकि उसका लेआउट चेंज होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आप अगर उसमें टेबल एक डिव के ज़रिए एक नया टेबल ही आप सेक्शन ही पूरा क्रिएट कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए। तो अगर आपने लेआउट बगैर कोडिंग के ड्रैग एंड ड्रॉप से करना है तो उसके लिए डिव ही सबसे ज़्यादा बेहतर है।
अब उसने ये नहीं लिखा होगा कहीं पे भी कि ये काम टेबल से होता है, डिव से नहीं होता, या डिव से होता है टेबल से नहीं होता। सिर्फ उसने आसानी और मुश्किल बताई होगी कि कहीं कुछ सिनेरियोज में टेबल बेहतर रहेगा और कुछ सिनेरियोज में डिव बेहतर रहेगा। फॉर एग्जांपल स्टाइल्ड बाय CSS एंड HTML एट्रीब्यूट्स, टेबल के अंदर जो है वो HTML के एट्रीब्यूट्स को भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं स्टाइलिंग करने के लिए, मगर हमने डिव के अंदर जो है वो हमें सिर्फ CSS को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अलावा नॉट गुड फॉर स्मॉल स्क्रीन्स, गुड फॉर स्मॉल स्क्रीन्स, रेंडर स्लो ऑन ब्राउज़र, रेंडर फास्ट ऑन ब्राउज़र। अब इसमें कोई ख़ास किस्म का डिफरेंस हमें पता नहीं चला, सिर्फ ये इसका ये है कि कुछ सिनेरियोज़ में फ़ायदा है और कुछ सिनेरियोज़ में फ़ायदा नहीं है। तो अब जितना अभी हमने पढ़ा है वो मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा रिपीट हम कर लेते हैं ताकि हमें वो चीज़ें जो है वो ज़हन में अच्छी तरह से बैठ जाएँ। जी गाज़िया सलीम, आप बताएं कि अभी तक जो भी पढ़ा है उसकी छोटी सी समरी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, बोलें आप। हमने फैब आइकन्स के बारे में अभी सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर मतलब हम कोई सर्च कर रहे हैं कोई भी वेबसाइट, जैसे आपने यूजी का बताया था, अगर गूगल का भी करें तो उसका भी साथ हमें आइकन जो है ना गूगल का शो हो रहा होता है। जैसे अभी हमने ये W3 स्कूल का किया था तो उसका आपने हमें बताया था कि अगर छोटा सा W लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगा सकते हैं। और हमने टेबल्स पढ़े हैं, इसके अंदर टेबल्स में आपने हमें बताया कि इसमें हम मतलब टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें हमारे पास टेबल का जो होता है उसमें सिर्फ हमारे पास रोज होती हैं, कॉलम्स नहीं होते हैं इसके अंदर। और हम इसमें हमने देखा कि हम बॉर्डर्स कैसे लगा सकते हैं। आपने कहा था कि आप डॉट वाले बॉर्डर भी लगा सकते हैं, इसका साइज वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं और स्पेस हम इसको कैसे दे सकते हैं। और इसके अलावा हमने किया लिस्ट आपने हमें बताया था जिसमें अनऑर्डर लिस्ट भी थी और ऑर्डर लिस्ट भी थी। और लिस्ट के अंदर आपने हमें बताया था कि इसके अंदर हम मतलब वो अगर हम नंबरिंग देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम वैसे हम अगर कहते हैं कि ABC के थ्रू हमें वो शो हो तो वैसे भी शो हो सकती है लिस्ट, मतलब ऑर्डर्स और अनऑर्डर लिस्ट में। उसके अलावा हमने ब्लॉक एंड इनलाइन पढ़ा था। जी जी ब्लॉक एंड इनलाइन, इसमें आपने हमें डिव के बारे में बताया था कि मतलब हम डिव को कैसे यूज़ कर सकते हैं कि वो मतलब अगर हम मतलब डिव लगाते हैं तो वो एक बॉक्स सा बन के आ जाता है। तो उसके अंदर आपने बताया था कि हम CSS यूज़ करके तो उसमें मतलब हम साइज़ वगैरह मतलब हाइट विड्थ वगैरह कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं डिव का तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो एक मतलब ब्लॉक बन जाता है, एक इनलाइन है ना, तो उस तरह है। अगर उसके आगे क्लासेस थी, क्लास नहीं हम क्लास तक आई नहीं थी, बस हमने डिव तक किया था कि डिव के अंदर हम मतलब एक डिव के अंदर हम दूसरी डिव भी यूज़ कर सकते हैं और मतलब उसका बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर सकते हैं डिव का। और मतलब अगर मतलब हम दूसरी डिव यूज़ करते हैं उसके अंदर हमने स्पैन आई थिंक पढ़ा था। स्पैन में ये था कि अगर मतलब आपके पास कोई एक मतलब वर्ड है जैसे हेलो था, तो आप कह रहे थे कि अगर मतलब पैराग्राफ के अंदर हम किसी को मतलब बॉक्स के अंदर लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्पैन यूज़ करते हैं। तो हम अगर स्पैन लगाएंगे तो अगर आप मतलब चाहते हैं कि पूरा पैराग्राफ उसके अंदर आए, या आप कहते हैं कि एक पूरी लाइन आए, या आप कहते हैं कि एक वर्ड मतलब आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं कि वो एक बॉक्स के अंदर आए, तो उसके लिए हम स्पैन यूज़ करते हैं। जी ठीक हो गया। सब एक टॉपिक मैं और पढ़ा देता हूँ, वो बहुत ज़रूरी था, इसके अंदर ही हम उसको शामिल करते हैं क्लासेस और आईडीज़ को। सबसे आसान एग्जांपल अगर मैं इसको रियल वर्ड के एग्जांपल में आपको समझाना चाहूँ तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक हमने सब्जेक्ट पढ़ा था जिसके अंदर हमने सिर्फ क्लासेस को देखा था कि क्लासेस क्या होती हैं। क्लासेस दरअसल एक ऐसी प्रोग्रामिंग करने के दो तरीके थे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का तरीका था और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका था। स्ट्रक्चर्ड में हम क्या करते थे, सारे फंक्शंस को एक ही मेन फंक्शन के अंदर हम लिख लेते थे और जैसे ही वो कोड एग्जीक्यूट होता था, चाहे वो फंक्शन यूज़ हो रहा हो चाहे ये फंक्शन ना यूज़ हो रहा हो, उसने मेमोरी में लोड होना ही होना है, उसने चलना ही चलना है। इस चीज़ से बचने के लिए हम क्लास का इस्तेमाल करते थे कि वो सारी क्लासेस को मेन से बाहर हम जो है वो करते थे उसको डिफ़ाइन, और जिस जिस क्लास की ज़रूरत होती थी उसको हम जो है वो कॉल कर लेते थे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल CSS भी टोटल ऊ पे बेस कर रही है, उसमें होंगी ही क्लासेस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लास एक बनाते हैं CSS की, जिधर जिधर उसकी ज़रूरत आपको पड़ रही है वो आप उसको यूज़ कर लें। अभी हमने क्या किया, अभी हमने डायरेक्ट टैग का नाम लिखा है
तो उसका मतलब यह है कि जिधर जिधर हम टैग इस्तेमाल करेंगे उधर उधर वो क्लास जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होती जाएगी। अगर हम क्लासेस यूज़ करते हैं CSS के अंदर तो आपने एक डॉट लगाना है सिर्फ उसके आगे, और वो जिधर जिधर आपको उसकी ज़रूरत है CSS की उस एलिमेंट के अंदर आप क्लास लिखेंगे तो सिर्फ उसी के अंदर वो इम्प्लीमेंट होगी। बाकी बेशक आपने वो यूज़ किया हुआ है। अब जिस तरह मैंने वो TR का मैंने लिखा था, डिफ़ाइन कर दी थी क्लास तो नहीं उसको कह सकते, एक प्रॉपर्टी कर दी थी डिफ़ाइन। तो उसमें क्या था कि जिधर जिधर मैं TR यूज़ करता जाता था वो सारी ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वो लगती जाती थी। अगर मैं उसको क्लास बना देता तो जिस जिस TR में मुझे उसकी ज़रूरत थी मैं सिर्फ उसके अंदर ही उसको इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकता था। ठीक है, अब आ गई ही है ID एक स्पेसिफिक एड्रेस है। अब क्लासेस में ऊप के अंदर भी इसी तरह ही नहीं होता था कि आप एक फॉर एग्जांपल एक इनपुट की आपने क्लास बनाई है जिसके अंदर वो डेटा यूज़र से लेगा, तो जिधर जिधर ज़रूरत आपको पड़ती थी उधर मेन के अंदर आप वो क्लास को कॉल करवा लेते थे ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है, ये एक सिंपल सा तरीका था जो हम CSS के अंदर भी इसी को ही सेम टू सेम लेके चलेंगे। उसके बाद है ID एक स्पेसिफिक एड्रेस है। फॉर एग्जांपल मेरा जो शनाख्ती कार्ड नंबर है उसको मैं ID भी कहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उसको कहता हूँ भाई ये ID है। ठीक है, अब मेरी ID और आपकी ID बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, अगर कोई किसी ने डिफ्रेंशिएट करना हो ना भाई ये बंदा और ये बंदे में डिफरेंस क्या है, तो आप कह सकते हैं भाई इसका शनाख्ती कार्ड नंबर हो रहा है, इसका नंबर हो रहा है। तो सेम टू सेम CSS में भी इसी तरह ही ID का, अगर आपने सिर्फ एक खास किस्म के ही एलिमेंट के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करना है तो आप ID के ज़रिए उसको ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बाकी वो एलिमेंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये दरअसल जब हम सिलेक्टर्स पढ़ेंगे ना CSS के तब आपको इसकी मज़ीद इसकी समझ आएगी। वैसे हम इसका जो है वो थोड़ी सी एग्जांपल भी इसमें देख सकते हैं कि क्लास को आप क्लास बना के एक ही दफ़ा आप यूज़ कर सकते हैं उसको और खास किस्म के एलिमेंट के ऊपर, दूसरी दफ़ा वो उसके अंदर इम्प्लीमेंट होगी ही नहीं ID। पर जाहिर सी बात है वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो हुई है कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। उसकी ID आप दूसरी रख दें, उसकी दूसरी रख दें, तो जो जो ID वो यूज़ करता जाएगा वो इम्प्लीमेंट होती जाएगी। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि HTML के अंदर क्लासेस को किस तरह हमने डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखें, अब इसने क्या किया है, सबसे पहले तो हम इसमें आते हैं सिटी की एक क्लास बनाने के लिए सिर्फ आपने डॉट लगाना है बस, और कुछ भी नहीं करना। बैकग्राउंड कलर इसका मैंने टमाटो रख दिया, टमाटर की तरह का ये कलर जो है वो बैकग्राउंड बन गया। कलर टेक्स्ट कलर इसका वाइट है, बॉर्डर इसका जो है वो सॉलिड ब्लैक है। ठीक है, अगर इसको जो भी आप चेंज करना चाहें वो सिंपल आपने इसमें करना है। फॉर एग्जांपल बॉर्डर को मैं रेड करना चाहता हूँ, अब ये बॉर्डर रेड हो गया है। तो मार्जिन इसका 20 पिक्सल्स है, पैडिंग इसकी भी 20 पिक्सल्स है। और ये मैंने CSS की सारी प्रॉपर्टीज़ लिख के सिटी की क्लास के अंदर बना दी। अब जिधर जिधर मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है उधर उधर, फॉर एग्जांपल ये ऊप का ही कंसेप्ट अपने जहन में लेके आए जो आपने वो सेकंड सेमेस्टर में ऊप पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें आपने देखा था कि क्लास बनाते थे हम और सिंपल मेन के फंक्शन के अंदर हम उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेते थे जिधर जिधर हमें ज़रूरत होती थी। फॉर एग्जांपल ये एक डिव है। अब आप देख सकते हैं कि टेबल के बजाय मैंने डिव यूज़ किया है जिसकी क्लास मैंने इम्प्लीमेंट। अब इसको फॉर एग्जांपल मैं ख़त्म करता हूँ ना, तो ये एक डिव को छोड़ के बाकी सब के ऊपर वो बन गया, मगर ऊपर वाली डिव अब देखें वैसे अगर इधर मैं लिख देता ना डिव, ठीक है, अगर मैं इधर लिखता हूँ डिव, हो सकता है ये इम्प्लीमेंट हो। अब ये देखें, अब एक और मैं डिव दरअसल जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ तो ये मुझे कोई क्लास लिखनी नहीं पड़ेगी। अगर मुझे बंदा कह देता नहीं यार मुझे ना ये सिर्फ दो एंड दरमियान वाले दो में चाहिए, ऊपर फर्स्ट में और लास्ट में नहीं चाहिए। अब मैं तो इधर फंस गया, अब मुझे तो नहीं पता कि इसमें क्या किसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है किसके ऊपर नहीं करना। अब ये वही सिलेक्टर्स वाली ही बात आ गई। ये बेसिक मेन सिलेक्टर है कि हास के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है और हास पे नहीं करना, तो उसके लिए मैं क्लासेस को यूज़ कर लूँगा। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं अपना यार नाम दे लेता हूँ, ठीक है, ये क्लास का यही तो फ़ायदा है कि अपनी मर्ज़ी का कोई भी आप नाम दे सकते हैं। ऊप के अंदर भी आप यही था कि अपनी मर्ज़ी की कोई भी क्लास आप बना लें। तो इसके अंदर मैं सिंपल इधर स्टाइल का एट्रीब्यूट लिख के
और इधर मैं उसका सिंपल नाम लिखता हूँ, क्यों नहीं हुआ इम्प्लीमेंट। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये 3 के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने पहले पे इम्प्लीमेंट नहीं करना, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको काट दूंगा, ये पहले पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बाकी 2 पे इम्प्लीमेंट जो है वो हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, तो ये दरअसल एक सेलेक्टर है। अब हम आते हैं आईडी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ये इसकी एग्जांपल भी देखें, द HTML ID एट्रीब्यूट यूज्ड टू स्पेसिफाई यूनिक आईडी, ठीक है। सिर्फ एक ख़ास किस्म के एलिमेंट के ऊपर ही मैंने वो इम्प्लीमेंट करना है, बाकी पे करना ही नहीं है, और हो भी नहीं सकता। क्लास तो हो सकती है ना, जिसके मर्जी आप जिधर भी आप कॉल करेंगे वो लग जाएगा, मगर आईडी के लिए आपको सिर्फ वही चीज़ जो है वो करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, अब ये मैंने सेम टू सेम क्या किया है, अब इधर मैं एक और बनाता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये सारा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता जाएगा। अब ये खास किस्म का माई हेडर के लिए है, अब जिधर जिधर माई हेडर ये लिखते जाएंगे उधर उधर ये इम्प्लीमेंट जो है वो होती जाएगी। ठीक है, ये भी सिलेक्टर के लिए। अगर फॉर एग्जांपल हम इसकी डिफरेंशिएट करें, जो मैंने आपको बात बताई इसमें भी सेम टू सेम वही है कि व्हेन कंपेयरिंग CSS क्लास वर्सेस आईडी, द डिफरेंस इज दैट CSS क्लास अप्लाइज अ स्टाइल टू मल्टीपल एलिमेंट्स, ठीक है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ऊपर वो हो सकता है, मगर ऑन द अदर हैंड अप्लाइज अ स्टाइल टू वन यूनिक एलिमेंट। आईडी इज आल्सो यूनिक इन दैट्स यू कैन यूज अ स्पेसिफिक URL टू लिंक डायरेक्टली टू एन HTML एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर तो मैं इधर इसके H1 के अंदर मैंने इसको कॉल कर लिया है, अगर मैं इसमें पैराग्राफ के अंदर इसमें कॉल करता हूं तो ये नहीं होनी चाहिए। मगर इसमें भी हो गई। अब इसमें हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग इसकी क्या डेफिनेशन है। ऑन द अदर हैंड अप्लाइज अ स्टाइल टू वन यूनिक एलिमेंट, आईडी इज आल्सो स्पेशल इन दैट यू कैन यूज अ स्पेशल URL टू लिंक डायरेक्टली टू एन एलिमेंट एंड इट्स यूज्ड बाय जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अब इसमें हैं दोनों सिलेक्टर। अ सिलेक्टर इन CSS दैट स्टाइल्स द एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक आईडी, अ स्टाइल इन CSS दैट स्टाइल्स द सिलेक्टेड एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास। अब इसमें डिफरेंस ये है कि मैं इसमें अगर तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लास बनाता हूं तो मुझे इसमें क्लास लिख के इधर इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और वो मल्टीपल एलिमेंट्स के अंदर भी मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूं। और दूसरे नंबर पे है सिंटैक्स इसका ये है कि हैश हम लगाते हैं और उसके बाद CSS डिक्लेरेशन है, इसमें हम डॉट लगाते हैं। यूज टू अप्लाई स्टाइलिंग टू वन स्पेसिफिक एलिमेंट और यूज टू अप्लाई स्टाइलिंग टू मल्टीपल। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों का, कि अगर आपने किसी एक एलिमेंट के ऊपर इसका स्टाइल अप्लाई करना है तो आप आईडी का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर करना है तो आप सिर्फ मल्टीपल को ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये है जी आज का लेक्चर। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये आई फ्रेम और जावास्क्रिप्ट का देखेंगे, थोड़ा सा लेआउट किस तरह बनाते हैं, उसके बाद फॉर्म्स और ग्राफिक्स और मीडिया और API, फिर हमारा HTML जो है वो कवर हो जाएगा। तो इसका टास्क मैं अभी ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ। 5th टास्क जो है इसको आप प्रैक्टिस करें, और सबसे पहले तो 4th टास्क देखें, उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछ ले। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो, सर कोई क्वेश्चन है? चलें ठीक है, तो हम इधर एंड करते हैं लेक्चर को। मैं अभी टास्क अपलोड कर देता हूँ ग्रुप में,
तो आप उसको जो है वो प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि टाइम पे ही उस टास्क को जो है वो आप मुकम्मल कर लें। जी ठीक है, थैंक यू।